फीस का डाटा इकट्ठा किया, 58 लाख रुपए एक साल का बनता है। 66 लाख था, 66 लाख मेरे खराजपुर गांव का, मतलब वो छोटा सा गांव जिसकी 4000 के आसपास वोट है, जिसकी वोट तो नहीं, जनसंख्या है जिसकी, उस गांव में 66 लाख रुपये सिर्फ फीस जा रही है। उसमें कॉपी पेन नहीं है, वर्दी नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है, बीमारी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ये सारी चीजें हैं। अगर हम फिर इंसानों की अगर हम बात करें तो हम भी तो बीमार हो रहे हैं। अगर इंसानों की बीमारी की बात करें, उनके इंश्योरेंस की बात करें और उनके खर्चे की बात करें, तो फिर अगर जो यही आंकड़ा निकलेगा तो 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगा मेरे ही गांव का, जो सारा हम करेंगे। तो चलो उसकी नहीं जाते, क्योंकि इस पे अलग अलग मत आने लग जाएंगे लोगों का कि भाई मेरे में जितना दम है मैं उतना खर्च करूंगा, मैं जितना खर्च कर सकता हूं। वो उस तरीके के हैं, उनका सोच का लेवल अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई 66 लाख रुपए शिक्षा के नाम पे मेरे गांव से जा रहा है एक साल का, और उस 66 लाख में मेरे गांव को मिल क्या रहा है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो लगभग 5 या 6 होंगे, और अगर जो 66 लाख की बात करें पिछले 15 सालों से, अगर जो डाटा उठा के देखें, 10 साल से लगा लो तो कितना करोड़ रुपए जा चुका है। 5 साल का ही लगा लो, अगर ज्यादा बात ना करें तो 5 साल के लगभग 5-7 करोड़ रुपए तो चला गया होगा आराम से। तो कितने बच्चे सरकारी नौकरी लगे, या फिर कितनों ने बिजनेस स्टैंड कर लिया, अपना बिजनेसमैन ही बन गए हो, या फिर वो वेल एजुकेशन उनको मिली हो कि हाँ नशा करना गलत बात है, नशा नहीं करना। नशा भी 10-10 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, और जो स्कूल है, स्कूल में बैग में से बच्चों के नशा मिल रहा है, बच्चों के बैग से। मतलब ये शिक्षा का हाल है। अब स्वास्थ्य देख लो, जो इस आज स्वास्थ्य की बात करें, जो पुराने समय में, चलो स्वास्थ्य तो बहुत बड़ी बात है, हम बच्चे का जो जन्म होता है उसकी बात कर लें। पुराने समय में बच्चे का जन्म हुआ करता था, जो बड़े बैठे हैं इनको तो पता ही है, सारे ने तो देखा है। वो मेरा जन्म भी गांव में ही हुआ है। मतलब मृत्यु दर कितनी होगी, हमने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि कितने मरते थे भाई, कोई 100 साल से भी पूछा, 70 साल वाले से भी पूछा, उसने कहा कि भाई 1000-2000 बच्चों में कोई एक आध केस हो गया या बिगड़ गया, कुछ हुआ, उसके कारण बच्चा मर सकता था या मर जाता था। लेकिन आज हॉस्पिटलों में अगर हम देखें तो 1 साल का डाटा निकाल लो किसी भी हॉस्पिटल का कि कितने बच्चे मर रहे हैं, उनका जन्म होते ही मर रहे हैं, वो आज का ज्यादा है। तो ये समस्या है हम लोगों के पास। इसका समाधान करने के लिए हम ये बात कर रहे थे भाई, ना तो एमएलए सोचता है भाई, ना जो जिला पार्षद है या वार्ड का मेंबर है या जो हमारी गली का मेंबर है वो भी नहीं सोचता है। फिर सोचेगा कौन? हम सोचते हैं कि मेरी बीजेपी सरकार सोचेगी, या मेरी कांग्रेस सरकार सोचेगी, या फिर आम आदमी सरकार सोचेगी। मैं सीधा नाम लेके ही बोलता हूं भाइयों, देखो ये सरकारों का षड्यंत्र समझने के लिए हमें अपना पिछला इतिहास करेलना पड़ेगा कि ये हमारे लिए काम कर रही हैं या किसी और के लिए काम कर रही हैं, ये हमारी है या ना भी है। वो सारी चीज सोचनी पड़ेगी, तब हमारी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तो फिर जानबूझ के ही ये प्लानिंग करती हैं। जैसे अभी एक लव मैरिज का कानून है, आप किसी एमपी एमएलए या वार्ड के मेंबर से या प्रधानमंत्री से पूछ लो, वो कहेगा हाँ गलत है। अगर आप उससे पूछोगे कि ना मैंने तो बनाया नहीं भाई, फिर आप खत्म ही कर दो इसको, लव मैरिज का जो कानून है। क्योंकि इससे कितने परिवार उजड़ गए, कितने गांव उजड़ गए, और कितना भाईचारा खत्म हो गया। फिर भी इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। किसी गांव ने, शहर ने या किसी बड़ों ने मिलकर, या कोई संगठन जो देश में है उसने आवाज उठाई हो या लिख के दिया हो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, या अपनी जो शहर की कोर्ट हो उसको भी कि ये गलत है, ये बंद होना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया है। हम देखो ज्यादा नहीं तो थोड़ी मोटी मोटी बात करेंगे, थोड़ी सी इतिहास पे कि भाई हमारे साथ ये चल क्या रहा है। देखो 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए। वो सारे आप जानते हैं, आए व्यापार किया, फिर उन्होंने गुलामियत का सिस्टम बनाया देश में, राजाओं के साथ सांठगांठ करी। तो 1757 में पूरे जो राजा थे उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए, गुलाम नहीं बनाए। शब्दों का ध्यान रखना आप लोग, ये शब्द बड़ा ही सिस्टम खराब होता है इनका कि भारत गुलाम हो गया था, नहीं ऐसा नहीं रहा। राजाओं को गुलाम बना लिया उन्होंने 1757 में। आए कब थे? 1611 में।
मतलब लगभग 150 साल के आसपास लग गए उनको पूरे देश में गुलामियत करने के लिए, एक कंपनी को। और आज देख लो कि कितनी विदेशी कंपनियां मेरे देश में है। ये हमको किस तरीके से गुलाम कर रही हैं और कहां तक गुलाम कर रही हैं, ये चीज आप खुद सोचना। मेरी भी बातों पे यकीन मत करना पूरा, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से नहीं सोचोगे ना और अपनी रिसर्च खुद नहीं करोगे, तब तक देखो भाई और साथियों चीज समझ में नहीं आएंगी। पार्टियों वाले क्या करते हैं, हमें अपनी बातों में ही तो फंसाते हैं, वो हम उनकी मान लेते हैं तो वो अपनी बातों में फंसा के अपना काम करके और चलते बनते हैं बस वो। लेकिन जनता सरकार मोर्चा क्या कह रहा है कि भाई अपने दिमाग से सोचो, तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे। अब 1757 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसार लिए, राजाओं को गुलाम कर लिया, उनके साथ संधियां कर ली, राजाओं को रख लिया उन्होंने पेंशन पे, और फिर कानून बनाने शुरू किए धीरे धीरे कि आपके राज्य में हम टैक्स वसूलेंगे। टैक्स का सिस्टम उन्होंने तय किया था। अच्छा, फिर 1857 का विद्रोह हुआ। हमारे देश के लोग जब परेशान हो गए ना कि राजा तो इन्होंने कब्जे में ले लिए, राजा तो बोल नहीं रहे हैं, कुछ एक राजा थे जो लड़े, तो फिर समाज के लोग जो कारीगर थे, जिन पे भारी भारी टैक्स लगाए, कारीगर थे, बुनकर थे, अपना काम करने वाले थे, धोबी थे, सनार थे, लोहार थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग, जिन पे भारी टैक्स जब लगा, और मजदूर थे, किसान थे, तो उन्होंने फिर विद्रोह किया देश में। अंग्रेजों को उन्होंने मारा, राजाओं ने नहीं मारा। राजा तो कुछक थे, ये पूरे दस्तावेज हैं, पूरी बातें हैं इनकी। उन्होंने जब देखा कि अब इनको मार के भगाना पड़ेगा, तो 1857 में देश 10 मई से शुरू हुई थी वो लड़ाई, जो इतिहास में भी पढ़ने को मिलती है कि सैनिक विद्रोह कर दिया था, और लगभग 1.5-2 महीने चली तो अंग्रेज देश से खाली हो गए थे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 3 महीने देश में अंग्रेज नहीं थे, सब भाग गए यहां से। जब वहां चले गए तो वहां बोला कि देश में तो विद्रोह हो गया, अब क्या किया जाए। तो विद्रोह होने के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग की, बुलाई के भी जो राजा है ना वो हमारे मित्र है, उनके साथ हमारी संधियां थी, उनको पूछो कि अब क्या किया जाए। तो लेटर लिखे गए, वो लेटर है मोर्चा के पास। राजीव भाई ने ये मेहनत की थी पूरी, लगभग 50,000 से ज्यादा दस्तावेज निकलवाए थे, वो किसी ना किसी माध्यम से देश में कहीं ना कहीं रखे हुए थे। तो वो साथी, जैसे अब समाज में आप काम करने के लिए निकलोगे तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी का वो व्यक्ति मिलेगा। आप गांव में काम करोगे तो आपको गांव में ही मिलेगा आपके वो, आप शहर में काम करोगे तो शहर में मिलेगा वो, आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो धरती है ना, जो ये मिट्टी है, ये योद्धाओं को पैदा करती है। जहां पे समस्या हुई ना, वहीं पे ये योद्धाओं को पैदा करेगी। समस्या आई देश में 2500 साल पहले भी आई, आचार्य चाणक्य के समय में आई। धनानंद जो नंद वंश था वो बहुत ही क्रूर राजा था, पाप बढ़ा, तो उसको खत्म करने के लिए उसी मिट्टी में पैदा किया चंद्रगुप्त को। वहीं से वो पैदा हुआ, लड़ा, सीखा, आचार्य चाणक्य जी ने उनको बताया, और फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहां पे भी जब ये समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, अंग्रेजों ने अपनी सरकार बना लिया, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह, अजीमुल्लाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबको पैदा किया है उनसे लड़ने के लिए, लोहा लेने के लिए। हम बात कर रहे थे कि 1857 में जब उन्होंने राजाओं को चिट्ठी लिखी, तो राजाओं ने कहा कि हाँ आप आइए, आपका स्वागत है, हम अपना पूरा खजाना देंगे, पूरी सेना देंगे, इन लोगों को मारो, आप ढूंढ के हम आपकी मदद भी करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वो दोबारा आई, उनके लोग आए और राजाओं के साथ मिलकर क्रांतिकारियों को, इनको फिर मारना शुरू किया उन लोगों ने। जब फिर दोबारा कब्जा हो गया देश पे, फिर इन्होंने अपने हिसाब से भी हजारों साल तक अब देश को गुलाम रखेंगे हम। जो बात समझने की है वो ये पॉइंट है यहाँ पे, क्यों सरकारें हमारे लिए क्यों काम नहीं करती, क्योंकि गांव वालों ने तो जिम्मेवारी लेना छोड़ दिया। देखो भाई, मैं तो सीधी बात बिल्कुल बोल रहा हूं, उन्होंने एक अपना उम्मीदवार चुन लिया, सरपंच, और सारी जिम्मेवारी उसको दे दी अथॉरिटी के, 5 साल तक आप काम करो अब, और उसको 4-5 जो वो वार्ड के मेंबर हैं वो चुन के दे दिए। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, गांव वाले पूछते भी नहीं है, और गांव वालों को पता है सब कुछ। मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैं गांव की बात कर रहा हूं, शहर में भी यही हाल है। एमसी चुन लिया या वो चुन लिए, क्या वो समस्याएं खत्म थोड़ी होती हैं हमारी। हम समझ रहे हैं कि सरपंच हमारा आदमी है, वो हमारे लिए काम करेगा, नहीं, वो सिस्टम का आदमी है।
वो सिस्टम के लिए काम करेगा। वो आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो सिस्टम का व्यक्ति है, वो सिस्टम की है, वो सिस्टम की चीज आपके गांव में लेके आएगी, वो सिस्टम का फरमान या कानून आपके गांव में लेके आएगा और सख्ती से वो आपके पास लगाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बना था, मतलब अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी ये कि क्रांतिकारी कहाँ छिपे हैं, इनको ढूंढ के लेके आओ। आपको थानेदार से एसएचओ बना दिया जाएगा, एसएचओ से डीएसपी बना दिया जाएगा। और सेम आज भी ऐसे ही हो रहा है। जो कोई ज्यादा गोलियां चलाता है, किसानों को मारता है या किसी जुलूस पे गोलियां चलाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, जो अथॉरिटी देगा जिसके अंडर वो काम होएगा उसकी पोस्टें बढ़ा दी जाती हैं। जैसे जनरल डायर की बढ़ा दी थी 1919 में, जलियांवाले बाग में जब उन्होंने गोलियां चलवाई थी ना, तो उनका ट्रांसफर कर दिया था और बड़ी पोस्ट दे दी गई थी उनको इंग्लैंड में, जनरल डायर को। ये आज भी हो रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब 1857 के बाद हम दोबारा अंग्रेजों के गुलाम हुए, पूरा टैक्स का सिस्टम, पूरा इन इकोनॉमी हमारा देखने का सिस्टम, रोड टैक्स, टोल टैक्स, क्योंकि उनको लगा कि ये जो क्रांति हुई है कहां से हुई, कि लोगों ने डोनेशन दिया क्रांतिकारियों को, तो अब इनके उद्योग धंधों पे टैक्स लगना चाहिए। मतलब पूंजी खींच के वो सम्राट के हाथ में होनी चाहिए। सम्राट कौन? सरकार, जिसको सरकार का आज राजा मान चुके हैं ना, असल में तो वो नौकर है, प्रधानमंत्री तनख्वाह पे काम करता है वो। जैसे हम अपनी फैक्ट्रियों में या घर चलाने के लिए कोई हम नौकर लगा लेते हैं कि हाँ देख रेख तू करेगा मेरे खेत की, जो कुछ भी है। अब किया क्या, 1857 में जब अंग्रेज आ गए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 99 साल के ठेके पे दे दिया भारत को। देखो कितनी बड़ी बात। ये दस्तावेज हैं पूरे लिखे हुए, साइन हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के, और दिया किसको? इंग्लैंड की पार्लियामेंट को, उसकी सरकार को दे दिया कि अब आप इसको 99 साल के लिए आप चलाओ इसको। उनकी सरकार खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब उनकी सरकार चलने लग गई। सरकार कैसे चलती थी? एमपी एमएलए चुनते वहां थे और उनकी पोस्ट यहां डाल दी जाती थी कि आपको देखना है भारत का। वो आते नहीं थे कि कोई चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह कभी कोई गोली ना मार दे, हम जाएंगे नहीं भाई। इनसे पहले कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वो बड़े क्रांतिकारी रहे हैं इस देश में। उनके डर से, भारत के लोगों के, आम जन के डर से उनको लगा कि वहां तो गोलियां चलेंगे भाई, हमें सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड दिए गए, रहने के लिए मकान दिया गया, जैसे आज दिए जा रहे हैं। अब फिर इन्होंने जब आईबी बनाई तो 1876 में आईबी ने रिपोर्ट दी कि भारत में फिर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और 1857 के जैसा विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ करिए। तो आईबी की रिपोर्ट जब गई तो फिर हड़कंप मचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कब तक वहां से एमपी एमएलए चुन के लेके आते रहेंगे, कि जो भारत के लोग हैं ना, जो अब नौकरियां करने लग गए हैं सरकार की, आप इनको इस सिस्टम में लेके आओ, जिसको वोट का सिस्टम या लोकतंत्र जिसको बोला गया। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी, अंग्रेजों ने की। उसको आप गूगल पे ये सारी चीजें मिल जाएंगे, अंग्रेजों के नाम मिलेंगे, कौन कौन उस कमेटी में थे, कौन मीटिंग में थे। तो मोटी मोटी बात करेंगे, ज्यादा डीपली ना जाएंगे, ताकि समझ में आ जाए आसानी से। भाई 1885 में कांग्रेस बन गई, हमारे लोग उसमें शामिल हुए, हमारे ही देश के लोग। अब 1890 से इलेक्शन होने शुरू हुए भारत में। इलेक्शन नहीं हुए कभी भी भारत में, और हमें जो वो गलत इतिहास परोसा गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि गांव के अंदर ग्राम सभा हुआ करती थी। गांव में अगर तालाब आपने खोदना है, जोहड़ बनानी है, जंगल बनाना है, या पशुओं के लिए चरने के लिए कोई व्यवस्था करनी है, तो गांव के लोग करते थे मेरे भाइयों उसको। राजा का कोई रोल नहीं हुआ उसमें कभी भी, क्योंकि यार एक सम्राट, एक राजा, वो एक गांव में आके वो कैसे उस चीज को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब एक भारत में परंपरा रही है, सामंत हुआ करता था 100 गांव का, जो 100 गांव को देखता था। फिर राजा की पदवी थी कि कुछ 1000 गांव उसके अंदर थे, वो राजा हुआ करता था। एक महाराजा, कुछ 10,000 गांव उसके अंदर हुआ करते थे, जो महाराजा हुआ करता था। फिर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ है, 7 लाख से ज्यादा गांव उसके अंदर हुआ करते थे। ये मतलब पूरी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। और जो ग्राम सभा हुआ करती थी, वो जो पंच थे हमारे गांव की व्यवस्था क्या थी कि गांव में अगर आप आज भी देखोगे तो बड़े परिवार आपको मिलेंगे। एक चौधरी, एक आली, एक माली, मतलब वो डंगर चुगाने वाला एक
आली हुआ करता था, एक पाली जो खेत में काम करने वाला, एक चौधरी, वो जो मतलब भाई पूरे कुनबे की देख रेख, बाहर से सामान लाना है, कपड़े लत्ते लाने हैं, शादी व्यवस्था की जो भी सिस्टम करना है, पूरे भाइयों की व्यवस्था वो चौधरी देखता था, वो करता था, क्योंकि वो समझदार हुआ करता था। पंचायत में जाना आना सारा उसके सिस्टम में था। या मेरे परिवार के लिए क्या सुख सुविधा चाहिए, वो बैठ के वो पंच बात किया करते थे। वो 5 बड़े परिवार गांव के, जो बड़ा कुनबा जिसका हुआ करता था, वो पंच परमेश्वर हमारे गांव का जो सिस्टम था वो देखते थे। अभी मान लो आप लगा लो कि आप अगर उस पंच परमेश्वर का एक हिस्सा हो, आप गांव में जो भी सिस्टम लाना है, कोई नाला या तालाब या जोड़ बावड़ी कुआं खोदना है, तो आप जो भी वहां सिस्टम बनाओगे या उसमें जो भी आप जितना भी धन उसमें लगाओगे, तो वो तो आपके परिवार के हिस्से से भी आएगा, और जो सुख सुविधा आएगी तो वो आपके परिवार के हिस्से में आएगी। वो तो फिर वो पंच अपने परिवार का बुरा तो नहीं चाह सकता ना, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते अपने परिवार का बुरा। तो वो पंच परमेश्वर बैठते थे और गांव इन्हीं से चलता था, जो बड़े कुनबे कबीले हुआ करते थे, और वो सब के बारे में ही सोचते थे, अच्छा ही सोचेंगे वो, जैसा आज हम अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था चला करती थी। और जब उन्होंने देखा 1840 की ये बात है कि यार ग्राम सभा तो ये खुद चल रही है, गांव अपने आप चले हुए हैं, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, तब उन्होंने कलेक्टर की पोस्ट नियुक्त की थी कि आज से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कलेक्टर है, और आज के बाद आपने अपने गांव में जो कुआं खुदवाना है तो आपने अर्जी लिखनी पड़ेगी और इस कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। हम जो टैक्स वसूल रहे हैं उसमें से आपको फिर डोनेशन दे देंगे, भीख दे देंगे, और आपका कुआं या तालाब बन जाएगा। अब देखो बुजुर्गों जो 1840 में थी वो पीढ़ी धीरे धीरे जाती चली गई। अब जो आगे नई पीढ़ी आई, उनको लगा कि भाई गांव में अगर कुछ करना है हमें तो ग्रांट की जरूरत पड़ेगी कलेक्टर से, तो वो कलेक्टर के पास अर्जी लिखनी पड़ेगी, वो कलेक्टर देगा। जैसे आज मानसिकता हमारी बन चुकी है कि गांव के अंदर काम होगा तो वो एमपी एमएलए से हमें ग्रांट लेनी पड़ेगी। बादसो गांव है हरियाणा में, इंद्री के पास गांव है वो, उसने 6 करोड़ रुपया दिया था जब ये कल्पना चावला बना। उस गांव के पास इतनी जमीन है और वो खुद के काम कराने के लिए ग्रांट ले रहा है, अपने गांव में चौपाल बनानी है या कुछ ऐसी चीजें करनी है। तो ये आपके गांव में भी जमीन होगी, आपकी पंचायत की जमीन है, श्यामलात की जमीन है, बहुत विकल्प है हमारे उसमें काम करने के लिए, हम कर सकते हैं उसमें। तो हम धीरे धीरे बात कर रहे थे कि 1890 में जब इलेक्शन शुरू हुआ तो ये बिल्कुल गहन शोध का विषय है। समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम था ही नहीं तो वोट भी नहीं डालते थे हम। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि जो राजा उनके मित्र थे उनकी वोट बनवाई, जो सरकारी नौकरी थे उनकी वोट बनवाई, और जो राजा के चंगू मंगू थे दरबार में काम करते थे उनकी वोटें बनवाई। फिर उन्होंने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया, वोट डालने का अधिकार उनको दिया। अब जब सरकार की नौकरी कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तो, या इंग्लैंड की सरकार की, तो भाई फिर इंग्लैंड की सरकार को वोट करेगा। ये पता कैसे हुआ साथियों, एक तरफ अंग्रेजों की सरकार खड़ी हुआ करती थी और एक तरफ हमारी कांग्रेस सरकार के एमपी एमएलए खड़े हुआ करते थे 1890 से। और फिर हमारे देश के लोग जिनको वोट डालने का अधिकार मिल गया था वो वोट डालते थे फिर, और वो अंग्रेजों को वोट करते थे। तो अंग्रेजों की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने अपने नियम कायदे बनाने शुरू करे, जब तक इनके एमपी एमएलए बनते नहीं थे कांग्रेस के। 1928 का दौर आप याद करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेयर बने थे कलकत्ता के, उस वक्त वो जेल में थे, और वोटिंग हुई थी तब वो मेयर बन गए, तो अंग्रेजों ने उनको छोड़ना पड़ा। ये एक बात। 1915 में इलेक्शन हुए, 1925 में, 1928 में, हर 4-4, 5-5 साल के बाद इलेक्शन हुए, और 1946 में भी इलेक्शन हुए जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो वहां पे क्या हुआ कि कांग्रेस की एमपी एमएलए ज्यादा बन गए और अंग्रेजों के हार गए। तब अंग्रेजों ने पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट कांग्रेस को देके जाना पड़ा कि अब आप हमारे ही सिस्टम से इस देश को चलाओ जो हमने बनाया है, लेकिन शर्त एक है कि आप इसमें कोई भी नियम कायदे कानून बदलोगे नहीं। 34,735 कानून इस देश को लूटने के लिए हमने बनाए थे, आप जो के तुम चलाओगे। इनकी शिक्षा जो हम देके गए आप वो चलाओगे, जो न्याय पालिका है आप इसी तरीके से चलाओगे, जो कोर्ट हमने बनाई है इसी तरीके से चलाओगे, पुलिस का कानून ऐसे ही चलेगा, हर तरीके का कानून ऐसे ही चलेगा, आपने कोई फेर बदलाव नहीं करना है इसमें। अब जब जैसे ही आगे बढ़े
तो क्या हुआ कि और सरकारें बन गई कि ना, इस सरकार से हम ऊब गए। जयप्रकाश आंदोलन चला 1977 में 75 में, तब एक देश में था कि हाँ ये अंग्रेजों का सिस्टम बदलना है भाई, लेकिन फिर नहीं बदल पाए। आज वहीं पे बीजेपी है, जहां पे माउंटबेटन था उसी कुर्सी पे बैठा है नेहरू और उसी कुर्सी पे बैठा है नरेंद्र मोदी जी। तो क्या वो गांव के लिए, शहर के लिए कोई अच्छी स्कीम लेके आ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं जी आप लोगों से, जब वो बनाया हुआ ही सिस्टम अंग्रेजों का चला रहे हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी के टायर खराब है तो हमें टायर बदलने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका ड्राइवर बदल रहे हैं, किसको गाड़ी चलानी नहीं आती। प्रधानमंत्री तो चेंज कर रहे हैं हम। अब कांग्रेस के एमपी एमएलए अगर उनको बीजेपी टिकट दे देती है तो वही लोग तो हैं वो जो उधर जाके बैठ जाते हैं और वो उधर जाके बैठ जाते हैं। मतलब हम ड्राइवर चेंज कर रहे हैं बस गाड़ी का, हमने टायर नहीं चेंज किए। तो ये टायर चेंज करने की स्थिति है, लोगों की समझ में आ चुकी है कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और हम लोगों को ये बड़ा वहम था कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी दी, लेकिन अब रिसर्च जो आई है वो ये है कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी नहीं दी, भारत सरकार ने फांसी दी थी अंग्रेजों को। 121A धारा लगी थी भगत सिंह पे, वही 121A आज तक चली हुई है। और वही 121A उस पे लगी थी अफजल गुरु पे, जिसने कसाब पे लगी थी, जिसने बंबई पे अटैक किया था ताज होटल पे। तो भगत सिंह में और उसमें, इस सिस्टम को ना, भगत सिंह और अफजल में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये वो सर्टिफिकेट है भगत सिंह वाला। तो ब्लॉक वाइज की मीटिंग करने का यही उद्देश्य था कि जो ये बातें हैं, ये सिस्टम की बातें जो हैं, राजीव दीक्षित जी आए, बहुत देश में घूमे निकले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों का सिस्टम नहीं चाहते, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। वो पूर्ण स्वराज्य हमें समझना पड़ेगा वो क्या था, क्योंकि उस लेवल तक तो हमारी सोच गई नहीं है। अब पूर्ण स्वराज्य में तो हमारी फिर ये रुपया भी आता है, हमारी करेंसी जो है वो भी नहीं है। भारत का रुपया भारत में चलता नहीं है। मैं युवाओं को अक्सर ये बात बोलता हूं, मेरे जैसे जो युवा हैं, कि हमारे लिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि मेरे देश का रुपया, भारत का रुपया भारत में नहीं चलता, और इससे गिरी हुई बात हमारे लिए क्या होगी। चलता है तो एफिडेविट गवर्नर का, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, वचन दिया है उसने। 500 रुपये असल में है क्या, किसी को नहीं मालूम। कोर्ट को मालूम नहीं है, आरबीआई को मालूम नहीं है, भारत सरकार को मालूम नहीं है, वित्त मंत्रालय को मालूम नहीं है, मेरे देश के आम नागरिक को मालूम नहीं है कि ये किस चीज का वादा हमारे साथ कर रहा है। तो फिर क्या, किस दिशा में मेरा देश जाएगा? अगर ये चीजें हम गांव गांव तक नहीं पहुंचाएंगे तो किस दिशा में चला जाएगा? वो ग्राम सभा में आज भी ताकत है, अगर वो कोई भी प्रस्ताव पारित करे, 70% लोगों के साइन उस पर हो तो सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है उसको नकार दे। आज भी नहीं निकारती है, क्योंकि असली भारत सरकार वो गांव है, वो ग्राम सभा है। देखो, भारत सरकार का ना तो कोई ऑफिस है पूरे देश में, नोटिस आएंगे, कोई भी फरमान आएगा तो वो भारत सरकार की तरफ से आता है, लेकिन भारत सरकार का ऑफिस नहीं है पूरे देश में। तो फिर ऑफिस है कहाँ भारत सरकार का? जो नोटिस हमारे पास आ रहे हैं, जो भी भारत सरकार से फरमान आ रहे हैं, है ही नहीं वो चीजें। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं भाई। हम जितना ज्यादा जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, या जितना ज्यादा हम अपनी रिसर्च करेंगे कि भगत सिंह पे कौन सी धारा लगी थी, आज के लोगों पे वो कौन सी लग रही है। मतलब ये सोचने की बात है कि 1931 में तो मेरा देश गुलाम था। इंडियन पिनल कोड बनाया किसने? भारतीय दंड संहिता बनाई किसने जब देश गुलामी था? अगर बना भी ली तो फिर वो चलाई किसने? सीधा सीधा ये समझना पड़ेगा कि भगत सिंह ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि पूंजीवाद नहीं चाहिए, पूंजीवाद को खत्म करना पड़ेगा। हमने उसकी बात माननी नहीं, वो बेचारा चला गया, अपनी जान दे दी। पूंजीवाद आज भी देश में है। देश की पूंजी किसके हाथ में है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है आज भी, और इसी से वो खात्मा चाहते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा है, जो जेल में लिखी थी उन्होंने जेल डायरी में, कि जब तक भारत में इंडियन पुलिस एक्ट रहेगा तब तक भारत देश विकासशील देश नहीं बनेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं देश के युवाओं को अपील करता हूं, लेकिन युवाओं ने सुनी ही नहीं। टी शर्ट पे तो उसको छपवा लेंगे हम, लेकिन उसकी वो चाहता क्या था वो चीज नहीं सुनी। पूंजीवाद से खात्मा चाहता था, साम्राज्यवाद से खात्मा चाहता था, उसकी बात ही नहीं करी, हुई नहीं। असल में तो ये चीजें हमें पढ़ाई भी नहीं है।
जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसने दूर ही रखा हमें इन चीजों से। बड़े बुड्ढों के पास बैठना, हमें पाखंड और अंधविश्वास का नाम लेके उनसे दूर कर दिया। हमको पढ़ाई लिखाई में, अब मैं पूरे खुले चैलेंज से कहता हूं, जो मेरे वकील भाई हैं पूरे देश में, आवाज भी सुन रहे हैं, वीडियो भी बनती है, सारे काम होते हैं भाई, उनका तो जमीर जागना चाहिए कि कम से कम वो लीगल राइट से ही लड़ लें। भाई भारत का रुपया है क्या, वही बता दें ये क्यों नहीं चल रहा है। जब 1876 का इंडियन पीनल कोड चल रहा है, कोर्ट उनकी बनाई चल रही है, तो 1906 का कोई एक्ट क्यों नहीं चल रहा मेरे देश में। 1906 का कोई एक्ट क्या कहता है कि जितना कीमत 770 मिलीग्राम 24 कैरेट का गोल्ड है, जितनी कीमत उसकी है, उतनी कीमत भारत के 1 रुपए की है। उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हम भाई। 1876 का जो इंडियन पीनल कोड है, 1872 का है, 1860-61 की इंडियन पुलिस एक्ट है, इनकी तो हम बातें मान रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे हम। पेपर करेंसी एक्ट है 1882 का, वो मेरे वकील भाई, वो मेरे जज हैं तो इसी देश के, वो क्यों नहीं ये बात सुनते, क्यों फिर वो कुर्की का आदेश दे देते हैं। इलीगल है ना वो सारी चीज, सारी की सारी चीजें। तो यही बात भाई समझनी पड़ेगी। ज्यादा समय ना लेते हुए ये चीज साथियों जो आपके कानों तक गई हैं, तो इन्हीं चीजों का गांव गांव तक जिक्र होना चाहिए। और यहाँ ये ब्लॉक वाइज मीटिंग इसलिए है कि भी पानीपत में जितने ब्लॉक हैं, आप जैसे साथी खड़े हो, अपना मोबाइल नंबर हमें दो, हम आपके पास आएंगे। आप हमें बुलाओ कि हाँ मैंने अपने गांव में 20-30 लोग इकट्ठा किए हैं, हमारी सोच के हैं, और हम आएंगे। आप लोग भी सीखो, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आओ। ये चीजें अगर मैंने गलत बोली हो, आपको लगता है कि कहीं ये चीज गलत है, किसी